क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। फिर देखते हैं जो मैंने बातें की वो कुछ क्लियर हुई कि नहीं। ध्यान देना। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 195। ये समझ लो बेसिक्स यही है इसके, अभी क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल के एरिया का चेंज रेट बताना है। अब चेंज रेट किसके रिस्पेक्ट में बताना है कि भाई हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम जाना है या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जाना है या अदर क्वांटिटी जाना है, तो वो क्वेश्चन आपको बताएगा। देखो क्या बोला, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि आपको द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है, एग्जाम्पल नंबर 1, यानी डीए बाई डी आर किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। और जब अपनी रेडियस हो 4 सेंटीमीटर, अगर रेडियस हो 4 सेंटीमीटर तो बताओ एरिया में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना, एरिया कितना बदलेगा। तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? इट इज पाई आर स्क्वायर, जहां पर कि आर वेरिएबल हो गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर आपको चेंज बताना है, ठीक है। करणदीप बोलो। सर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अच्छा सॉरी, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये कह रहा है बताओ क्या चेंज आएगा। अभी इसका मीनिंग भी समझा रहा हूँ कि क्या ये वो प्रैक्टिकली कहना चाहता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, एरिया का डेरिवेटिव हो गया डी आर बाई डी टी ए का, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का हो गया 2r, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर है तो आर का डेरिवेटिव हो गया 1। अब निकाला डी ए बाई डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 पाई, आर की जगह 4 आ गया, इट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ता है तो एरिया कितना बढ़ता है? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अगर सपोज अपने पास सर्कल ये रहा होगा, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 1 से अगर ये 2 हुआ तो इसका रेट ऑफ चेंज हो गया 8 पाई। अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ता है तो एरिया कितना बढ़ जाता है? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी स्पीड होती है बढ़ने की, ठीक है। सर आपने अभी 4 ही लिखा रेडियस। अभी भी 4 ही डाला है? अच्छा, मुझे 4 रेडियस की आदत जैसे पड़ गई है। चलो 5 कर देते हैं। 5 टू द 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना चेंज इसके एरिया में आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं आप? सर इसका डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है, लेकिन डबल डेरिवेटिव नहीं किया जाता है। डबल डेरिवेटिव तो मैक्सिमा मिनिमा बताने के लिए होता है। अब ये चीज आपको देखनी होती है कि जैसे आप किसी भी ट्यूब में जब हवा फिल करते हो तो कितना होता है कि इतने पर क्यूबिक सेंटीमीटर एयर डाल रहे हो आप 1 सेकंड में, तो वो कितना मतलब ट्यूब फूल जाएगी। तो आप वो मशीन इस चीज को बनाती है। या कभी आपने देखा हो कि जब कोका कोला की बॉटल्स भरी जाती हैं तो प्रेशर से कोका कोला आती है, गैस आती है, फिर आगे कोका कोला बढ़ जाती है, मतलब जो उसकी बॉटल है। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पे काम करता है कि भाई अगर आप इतने सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से पर सेकंड वाटर फिल कर रहे हो या लिक्विड फिल कर रहे हो तो उस बॉटल को वहां कितने सेकंड तक रहना चाहिए। जैसे उतने सेकंड टाइम पूरा होगा वो आगे बढ़ जाएगी। तो एक क्वांटिटी के बदलने से दूसरी क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में कैसे बदल रही है, यही है रिलेटेड रेट। समझ गए? क्लियर? एरिया ऑफ पर सेकंड पूछा। हाँ, पर सेकंड का मतलब है कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड बदल रहा है, यानी एरिया और रेडियस एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एरिया सीधा रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा। कह रहा है रेडियस पहले टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। तो बताओ कि 1 सेकंड में एरिया कितना बदलेगा।
तो हमने ये देखा कि अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बदलता है तो अपना एरिया 4 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेकंड में बदल जाएगा। 1 सेकंड का ये चेंज रेट है। यहाँ सीधे स्पीड दे दी गई। तरनदीप 2 मिनट रुक जाओ या दोबारा लॉग इन कर लो अगर ब्लर हो रहा है तो। ठीक है, हाँ जी बताइए, समझ में आई मेरी बात या नहीं? इसका स्क्रीनशॉट लो, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर बताता हूँ। तरनदीप अब ठीक है, फाइन? नो सर। नहीं, लॉग इन करो दोबारा। नहीं, एग्जाम्पल 1 में पर सेकेंड नहीं है बेटा, इसमें तो दिया गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। पेज नंबर 195 की बात कर रहा हूं मैं। लक्ष्य, एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, अभी और देखते जाओ। अच्छा, मेरे पास जो बुक है उसमें बेटा पर सेकंड नहीं है, कोई बात नहीं, पर सेकंड वाला भी देख लेते हैं। अभी आ रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो बताता हूँ मैं। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल कर दूं तो दिमाग में बैठेगी बात। हटा रहा हूं बच्चों, अभी मैं इस एग्जाम्पल को लिखा रहने दूंगा। एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीधा जब आप बुक का क्वेश्चन पढ़ोगे ना, यूनिट से ही पता चल जाएगा कि आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वर्किंग करनी है या वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी करनी है। अगर आप देखो पहली लाइन ने ये बात बता दी, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में चेंज लाने वाला वेरिएबल कौन सा है? टाइम। तीसरा वेरिएबल एंट्री कर रहा है अब यहाँ पर, और वो वेरिएबल टाइम, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें एक क्यूब दिया गया है और उसका वॉल्यूम 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बदल रहा है। ये फिगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, और नहीं बनाओगे तब भी कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, the volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of the edge is 10 centimeter? When the length of the edge is 10 centimeter. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एज की लेंथ को x लेट किया, और जब एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को करोगे तो जितने भी वेरिएबल है सबको लिखना पड़ता है। जैसे यहां मैं कर रहा था, तो लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ अ सर्कल, स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फिर क्वेश्चन शुरू करना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब, वी बी द वॉल्यूम। तो इसने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो आप सीधे देख लो कि वॉल्यूम की यूनिट क्या है। तो वॉल्यूम की यूनिट लिखी गई 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब चाहे ये पर सेकेंड हो, पर मिनट हो, पर आर हो, आपका जो वेरिएबल चेंज है वो है टाइम। तो dv बाई dt आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि वॉल्यूम था इसलिए क्यूबिक यूनिट का इस्तेमाल हुआ, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कह रहा हाउ फास्ट द रिलेटेड एरिया, ध्यान देना,
How fast is the surface area increasing when the length of edge is 10 centimeter? How fast the surface area is increasing when length of the edge is 10 centimeter? क्वेश्चन के इनपुट्स कैसे लेने हैं सबको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो x के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा, वॉल्यूम को बदला जा रहा है। वॉल्यूम का मतलब देखो, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया बढ़ेगा। उसने आपसे सरफेस एरिया बोला है। जब तक कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ना लिखा जाए तब तक इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ओनली सरफेस एरिया अगर लिखा जाए तो, ठीक है ना। तो अब सरफेस एरिया का चेंज रेट बताना है जबकि इसके एज की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी, सरफेस एरिया की बदलने की स्पीड बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो और वॉल्यूम बदल रहा है, सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो और बीच में किससे रिलेट किया गया, एक्स से। तो हमें पहले वॉल्यूम की हेल्प से चेंज इन एज निकालना होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन गया dv बाई डी टी। एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, क्योंकि x एक वेरिएबल है, डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन गया dx बाई डी टी। अभी आप यहाँ x की वैल्यू नहीं डाल सकते, जब तक सरफेस एरिया ना निकल जाए तब तक आपको x को नहीं पुट करना है। तो dx बाई डी टी की वैल्यू अभी आपको निकालनी है। देखो अब आगे क्या होगा, dv बाई डी टी की वैल्यू डालो। dv बाई डी टी कितना हो गया अपने पास, 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। वट अबाउट dx बाई डी टी, 9 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट 1। हमें चाहिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है बेटे 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि ds बाई डी टी चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ds बाई डी टी 12x और x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई डी टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी, 12x, dx बाई डी टी हो गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया तो 36 अपॉन एक्स, ठीक है। ds by dt when x is equal to 10 सेंटीमीटर, तो इट इज 36 by 10, तो कितना आ गया अपने पास 3.6। और बताओ सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम की यूनिट वही यूज करनी है जो पहले चेंज रेट में दिया गया है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया इज इक्वल टू 3.6। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा, सब अपने अपने क्वेश्चन तैयार रखो कि क्या चीज किसको नहीं समझ में आई। तो मैं अब इस 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या पूछना चाहिए, ठीक है ना। चलो हाँ बेटा पूछना शुरू करो, अब बताओ मुझे। dv बाई डी टी क्यों यूज करते हैं, देखो उसने क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी अगर वॉल्यूम की बात करें
तो वॉल्यूम 1 सेकंड में बदल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बदल रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज यानी d ओवर dt ऑफ द वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। टाइम डिनोटेड बाय t, इसलिए dv अब बन गया। v एक वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट हो रहा है, तो क्या बना? dv बाई dt। जैसे dy बाई dx बनता था, वैसे v एक वेरिएबल है और किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए बन गया dv बाई dt। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होता है ना कि जितना टाइम, जितनी स्पीड बढ़ाओगे या जितनी तेजी से डिस्टेंस को कवर करोगे उतना टाइम कम लगेगा, तो यही स्पीड होती है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आप 5 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करते हो तो व्हाट इज द स्पीड? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर 5 किलोमीटर आप 1 मिनट में कवर करते हो तो व्हाट इज द स्पीड? 5 किलोमीटर पर मिनट। वो आप कर रहे हो यहाँ पर। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है तो बताओ सरफेस एरिया कितना बदलेगा? सरफेस एरिया बदलने का मतलब है कि सरफेस एरिया 1 सेकंड में कितना बदलेगा। लेकिन ये कौन सी स्टेज पर पूछ रहा है? कह रहा है जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये चीज सबको कंफ्यूज करती है कि 10 सेंटीमीटर का क्या फर्क है। कि अगर ये कह रहा है कि 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, अगर 10 सेंटीमीटर एक्स हो जाए तो अब इस बात को आप समझो, जितना बड़ा क्यूब होगा उसका चेंज रेट भी तो उतना बड़ा हो जाएगा। मान लो अगर अपने पास ये अभी एक क्यूब है, ठीक है, या एक सिंपल सा बलून का एग्जांपल लेते हैं, रुको। जब बलून होता है छोटा, मान लो इस तरीके से, अब आप इसमें एयर ब्लो करते हो इस बलून में, ठीक है ना। आप कितना कर रहे हो? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 1 सेकंड में इतनी एयर ब्लो कर रहे हो तो ये थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन जब आपका बलून इतना बड़ा है, आपने यही 1 सेंटीमीटर डाला, वॉल्यूम जो आपने एयर इसमें पुश किया वो 1 सेंटीमीटर, तो इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा अंदर वो ऐसे बढ़ेगा। ये देखो कितना बड़ा चेंज आया। और अगर इसमें आप 1 सेंटीमीटर डालोगे तो सपोज इतना चेंज आए। ये देखिए, ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि 10 सेंटीमीटर पर उस वक्त जो साइज होगा उसमें अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप बढ़ाते हो इसको, किसको? एक्स को, तो आपको 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से वो बढ़ेगा। देखो अगर यही मैं कर दूं 100 सेंटीमीटर तो बदलाव कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर आपने कर दिया तो अपने पास आ गया 36/100। कितना आया? 36/100 आपने डाल दिया। अब देखो कितना आ गया? 0.036। आपने एयर ब्लो किया, हल्का सा बढ़ा, ठीक है, ये चेंज बताता है। अब ये डिपेंड करता है कि कई चीज लार्ज चेंजेस देंगी और कई चीज स्मॉल चेंजेस देंगी। वो तो डिपेंड करेगा कि आपका ये एक्स कहां पर है। क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में है तो जितना बड़ा यहां चेंज करोगे उतना छोटा चेंज हो जाएगा। अगर यही एक्स मल्टीप्लाई होता तो जितना आप यहाँ बड़ा चेंज करोगे उतना बड़ा चेंज हो जाएगा। अब बलून वाला समझ लो, बलून में अगर मैं एरिया की बात करता तो रेडियस यहाँ लिखी होती 2πr। अब आप जितना ज्यादा रेडियस को बढ़ाते उतना बड़ा चेंज आता है। ये देखिए अब इतना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब से, और इस स्टेज पर जो सरफेस एरिया वो इतना है। सपोज यहाँ पर रेडियस आपकी है 5 सेंटीमीटर, कह रहा है जब रेडियस हो जाए 30 सेंटीमीटर तो कितना चेंज आएगा? तो बताओ किस पे ज्यादा चेंज आ रहा है? 30 सेंटीमीटर वाले पे। ये मतलब है इसका कि उस स्टेज पर कितना बड़ा चेंज आप लाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अगर रेडियस 30 सेंटीमीटर है तो जब आप वहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब डालोगे तो गुब्बारा आपको तुरंत और बड़ा दिखेगा, बड़ा चेंज दिखाएगा, बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा उसका, ठीक है ना।
और अगर छोटा रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब डालोगे एयर तो ऐसा छोटा सा चेंज दिखाएगा। ये वो कह रहा है, ये वो स्टेज है, ऐसा नहीं कि जो चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब बताओ मुझे, ये तो खैर अर्थमेटिक था और वो आपका प्रैक्टिकली है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे डिस्कस करूंगा। और बताओ किसी को कोई दिक्कत? एक रचित ने पूछा सर s इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अच्छा, सरफेस एरिया होता है बेटे 6x स्क्वायर, और हमें क्या करना है, सरफेस एरिया को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए ds बाई dt। तो आप इसको भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सरफेस एरिया हो गया ds बाई dt, 6 एज इट इज, x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, फिर x का हो गया dx बाई dt। ओके ठीक है, बलून वाला भी रिपीट कर देते हैं। अब dx बाई dt की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, रख दिया, सिंप्लीफाई किया, कह रहा है जब 10 सेंटीमीटर एज होगी तो बताओ सरफेस एरिया में क्या बदलाव आएगा। तो आपने ये 10 सेंटीमीटर रखा तो सरफेस एरिया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बदलेगा। यानी जब x को 10 रखोगे तो उस वक्त सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर में बदलेगा 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब कितना होगा x, अब ये वाली स्टेज ऐसे है, 10 सेंटीमीटर पर आप रुक गए हो, ये 10 सेंटीमीटर है, कह रहा अब आपने वॉल्यूम में चेंज किया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद जब आप जो चेंज देखोगे इसके सरफेस एरिया में, वो होगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ चेंज है। बलून वाले में जो मैंने बात की, मैंने कहा मान लो एक छोटा सा बलून है, आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर एयर ब्लो की, तो ऐसे थोड़ा सा फूलेगा। अगर मान लो वही बलून इतना बड़ा होता, 1 सेंटीमीटर क्यूब आप उसमें एयर ब्लो करते तो ऐसे बड़ा होता, तो कितना सरफेस एरिया उसका चेंज हुआ इतना सारा। ये रेट ऑफ चेंज ज्यादा है या कम है? तो ये ज्यादा ज्यादा बड़ा चेंज आपको दिखाएगा वो। तो ये उस वक्त कितना चेंज होगा, पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस था तो चेंज छोटा है, और अगर 30 सेंटीमीटर रेडियस है और उसमें आपने थोड़ी सी एयर ब्लो की तो चेंज बड़ा हो गया। अच्छा इसको ऐसे समझो, मान लो आपने जो बाइक है या कार है उसमें पूरा ठूस करके हवा भर दी है, तो भाई अब उससे ज्यादा हवा नहीं जा सकती, ठीक है। और स्टार्ट में जो ट्यूब थी बिल्कुल बंद थी, मतलब हवा ही नहीं थी, अब आप लगातार हवा भरते जा रहे हो, उसका साइज बढ़ता जा रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा। लेकिन जब बिल्कुल एकदम पॉइंट पर आ गया, अब आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब हवा डाली तो फट जाएगा वो, क्योंकि अब वो उस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, भाई चेंज हो चुका है मैक्सिमम। तो अब जो चेंज आएगा बड़ा लार्ज चेंज आपको दिखाएगा, ठीक है ना। जब वो पूरे भर चुकी है तो उसमें छोटा सा भी चेंज उसको बहुत बड़ा चेंज दे देगा, ठीक है ना। अब समझ में आया? ओके सम्यक, पूछो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सम्यक। कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं कनेक्ट हो पा रहा है तो आप लिख दो। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज नोट कर लो, कल मैं 12 से 2 तुम लोगों की क्लास लूंगा, 12 से 2 लिख लो टाइमिंग। 12 से 2 क्लास होगी और आपका 6 से 7 टेस्ट होगा डेरिवेटिव का, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ही होगा, अच्छी तरह से सबको तैयार कर लेना है। टेस्ट सभी का है, कहीं गलत फहमी में हो कि जिसका हो नहीं हुआ है सिर्फ उनका है, सबका टेस्ट है 6 से 7। और चेंज क्यों भाई, प्रथम क्या दिक्कत है 12 से 2 में? टेस्ट के बाद तो क्लास, हाँ 12 से 2 में क्या प्रॉब्लम, ठीक है 12 से 2 क्लास ले लेते हैं, तब तक तुम लोगों का पढ़ने का टाइम रहेगा।
ठीक है, अपना तैयार करो। ये कोई रीजन नहीं है भाई, प्रथम से पिटाई करूंगा अभी इसी में से आके कंप्यूटर में से ही। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है सर। निकल। हाँ हाँ समय सर ये बलून वाले का पूछना था मैंने कि अगर छोटे वाले बलून देखें तो क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से तो जो चेंज आ रहा है वो भी छोटा, मतलब देखा जाए तो छोटा ही है। हाँ लेकिन हाँ अगर बड़े बिल्कुल वाले, ठीक है, यस यस, बड़े और वाले अगर में बड़े चेंज वाले बड़ा को, दिखा रहा है। हाँ लेकिन बड़े yes। वाले को भी तो देखा जाए तो एक तरह से उसके रिस्पेक्ट में तब भी चेंज छोटा ही है एक तरह से। नहीं नहीं वो, हाँ ये बात आपने ठीक है, बट बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ये बात आपको देखनी है कि जितना रेडियस रहेगा उसके रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो अलग होगा। ऐसा नहीं कि ये कांस्टेंट स्पीड हो गई कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये कांस्टेंट नहीं है कि हर 1 सेंटीमीटर पर ये बदलेगा। जिस हिसाब का रेडियस होगा उस हिसाब से इसका चेंज उस पर सेकंड पर होगा, ठीक है ना। ओके सर। जैसे मान लो हाँ जी। 100 सेंटीमीटर पर आप खड़े हो, ठीक है ना, वॉल्यूम में 100 सेंटीमीटर एक्स हो गया है, तो बताओ सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा। तो देखो बहुत स्मॉल चेंज है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है कि उसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है वो बहुत स्मॉल चेंज है, 0.036, समझ गए। तो लेकिन जो रेट ऑफ चेंज है वो बदल रहा है सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसा नहीं कि जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आप चेंज करते हो तो आपको हमेशा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही चेंज मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। अगर 100 पे रहोगे तो कुछ और रहेगा। देखो 2 पे रहोगे, व्हेन एक्स इज 2 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द चेंज, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उस वक्त 1 सेकंड में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का बदलाव आ रहा है इस वॉल्यूम में। अब मेरी बात तुम लोगों ओके तक सर। पहुंची, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस किस सर, यस स्टेज सर। पर वो वैल्यू है उसके हिसाब से उसका जो रिलेटेड रेट है वो अलग होगा, रिलेटेड रेट कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे मैं ये बात कह दूं कि अगर 1 सेंटीमीटर बदलेगा तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बदलेगा, तो कोई अपने दिमाग में लगा ले कि चाहे ये 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 5 हो, रेट ऑफ चेंज यही रहेगा, ऐसा नहीं है। रेट ऑफ चेंज किस पे डिपेंड करता है कि आप उस स्टेज पर क्या एक्स कैरी करते हो, उसके हिसाब से चेंज का रेट आएगा। तो ये स्पीड है आपकी, ठीक है ना, क्लियर, ओके सर। डन। यस सर। ये कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो व्हील को आप मूव करो, अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर पर हो तो रोटेशन कुछ और नंबर ऑफ होगी 1 सेकंड में, है ना। अगर आप स्पीड को कर दो 100 किलोमीटर पर आवर, तो जो व्हील की रोटेशन है बढ़ जाएगी कि नहीं पर आवर। हमने स्पीड बढ़ाई 100 किलोमीटर पर आवर और नंबर ऑफ रोटेशन क्या हुए, कांस्टेंट थोड़ी रहे, नंबर ऑफ रोटेशन चेंज हो गया ना। 1 घंटे में अब नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ जाएंगे, ध्यान दो इस बात पे, यस सर। है ना। यस सर। और जो पंखा होता है, फैन, फैन में आरपीएम लिखा जाता है ना, रोटेशन पर मिनट, याद है। यस सर। अब पंखे पे ध्यान दो, अगर आप रेगुलेटर 1 पे चलाओ तो रोटेशन पर मिनट चेंज है या नहीं। यस सर। 2 पे कर दो यस तो सर। रोटेशन बढ़ गई। तो वही है बेटे कि एक चीज आप बदल रहे हो तो उसके रिस्पेक्टिव में वहां को कितना चेंज आ रहा है, वो कांस्टेंट चेंज नहीं है। जैसे एक बदलेगा उसके रिस्पेक्ट में दूसरे में चेंज अलग हो जाएगा, ठीक है ना, वो स्पीड बदल जाएगी। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है। डन, बढ़े आगे। अब मैं आ रहा हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 से 2 क्लास टाइमिंग लिख लो, क्योंकि कल मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पूरा खत्म करूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने 2 घंटे की क्लास रखी है और मिस नहीं करना किसी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन उसका आता ही है। ये वाला जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये 2 नंबर का टॉपिक है। हाँ, सिर्फ डेरिवेटिव टॉपिक का टेस्ट का मतलब है चैप्टर 5 का पूरा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। हाँ, कल फादर्स डे है, बिल्कुल इसीलिए तो 12 से 2 पढ़ा के एंजॉय करो तुम लोग सब अपने फादर्स के साथ। टेस्ट टेस्ट दे के 6 से 7 बस, उस दिन नहीं भेजूंगा चेक करके, और क्या होगा, एंजॉय कर लेना। एग्जाम्पल 3,
थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है बेटे, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल। ये तो देखा होगा सबने, ठीक है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए, जब आप एक स्टोन ड्रॉप करते हो तो वेव्स कैसे मूव करते हैं, ऐसे बनते हैं ना, इस तरीके से ऐसे बनता जाता है। थोड़ा ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा साइंस से भी रिलेटेड नहीं है। ऐसे इस तरह से वेव्स मूव हो रही हैं। यानी वेव्स कैसे मूव करेंगी, ये चीज बढ़ती जाती है, यानी रेडियस बढ़ रहा है तो वेव्स जो है सर्कल को बढ़ाती जा रही हैं। आगे कह रहे हैं एट द इंस्टेंट, अब देखो यहां सही वर्ड आया है, एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 10 centimeter, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, how fast is the enclosed area increasing, उस वक्त जो इससे रिलेटेड एरिया होगा वो किस स्पीड से बढ़ेगा। तो आप देखो एक क्वांटिटी का जो चेंज रेट है किसके रिस्पेक्ट में है, तो हमने देखा वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट द रेडियस ऑफ द वेव, तो ये आ गया dr/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा हाउ फास्ट द एट द इंस्टेंट, कौन से, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो उस वक्त इनक्लोज एरिया का चेंज रेट क्या होगा। तो कह रहा बताओ dA/dt क्या होगा व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब यहां से वेव 0 रेडियस वाले सर्कल से शुरू होगी तो उस वक्त चेंज रेट कुछ और होगा, आगे जाएगी तो कुछ और होगा। कह रहा 10 सेंटीमीटर के वक्त पे क्या होगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया dA/dt, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का हो गया 2r और r का डेरिवेटिव हो गया dr/dt, क्योंकि r डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल दैट इज टाइम। dA/dt एज इट इज 2 पाई r और dr/dt की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पुट कर दिया, dA/dt इज इक्वल टू 8 पाई r, dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 8 पाई इंटू 10 विच इज इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उस वक्त क्या चेंज रहेगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो अगर यही रेडियस होती 5 तो कितना चेंज आता, 40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस वक्त इतना ही एरिया में बदलाव आता, क्योंकि जितना वो घेरा लेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज भी उतना ही बड़ा दिखाएगा। तो सर्कल का ऐसे कई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कई इनवर्सली, ठीक है ना, कई ज्यादा चेंज दिखाएंगे और कई कम दिखाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम एक नई चीज और सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज हो रही है। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y। जब बेटा डिक्रीज रेट बोला जाए तो हमेशा आपको नेगेटिव लेना चाहिए। जब डिक्रीज रेट बोला जाए तो नेगेटिव ओनली फॉर कैलकुलेशन, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा द डिक्रीज रेट इज दिस वन। अभी बताऊंगा, आएगा तो, ठीक है ना। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, तो dx/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज है तो आप साइन लगा लोगे नेगेटिव का, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट, सॉरी। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, विड्थ y यानी dy/dt आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको हमने लिया पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इंक्रीज, और जब वो डिक्रीज बोले तो आपको नेगेटिव लेना है विद इन कैलकुलेशन। उसके बाद कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। कह रहा पेरीमीटर का चेंज रेट क्या होगा, यानी आपको dp/dt बताना है व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का चेंज रेट निकालते हैं। तो व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l plus b। पेरीमीटर एज इट इज 2, लेंथ इज x, विड्थ इज y। ठीक है, यही होता है। अब डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, p का डेरिवेटिव हो गया बेटे dp बाई dt, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव dx बाई dt, y का डेरिवेटिव dy बाई dt। करेक्ट है ना? अब dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू -3 प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई? dy बाई dt, इट इज 2, यानी 2 इंटू -1, आंसर इज -2। अब यहाँ वेरिएबल x और y कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, यानी अब जो चेंज रेट है वो कांस्टेंट है इस वक्त, जो इस हिसाब से हमें वैल्यूज दी गई हैं। चेंज रेट क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, तो dp बाई dt when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter is equal to -2 centimeter। बस -2 पहले लिखो। अब -2 को आपको ये नहीं लिखना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। आपको क्या लिखना है? डिक्रीज रेट ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, पेरीमीटर की यूनिट होती है सिंगल यूनिट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। 2 सेंटीमीटर एक बचे। पेरीमीटर का चेंज रेट आ जाएगा, यहां पे थोड़ा देख लेना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन डिक्रीज लिखना है, कभी नेगेटिव करके नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड सिर्फ कैलकुलेशन के लिए डिक्रीज रेट को हम नेगेटिव रखते हैं। ठीक है ना? अब बात करेंगे एरिया की। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट हो तो बताओ। 10 सेकंड दे रहा हूं, अच्छी तरह अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए, पूछिए क्या दिक्कत है। ध्यान से समझ लो। अब समझ में आ रहा है रेट मेजर, या अभी भी किसी को कोई डाउट? बहुत ही आसान है, कुछ ही नहीं है बेटे इसके अंदर, अगर आप उसके थ्रू ना जाओ। आप सिर्फ अलजेब्रा देख लो। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स आ रहा है, वो यूनिट देख के पता चल जाता है, और नहीं तो स्पेशली लिखता है कि इसके रिस्पेक्ट में चेंज करना। ठीक है, और ऐसा बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं बना देगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में रहते हैं इसके। ठीक है, हाँ अभी एरिया कर रहे हैं बेटा, सेकंड पार्ट इसका। स्क्रीनशॉट हो गया? ये क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, ये खत्म कर रहा हूं एग्जांपल 3। अब मैं एरिया पे आ रहा हूं। अब सेकंड पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। What is the area of a rectangle? Length into width, that is x into y. Differentiating with respect to t. a का डेरिवेटिव हो गया dA by dt, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dt, प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो गया dx by dt. dA by dt एज इट इज, x एज इट इज, और dy by dt की वैल्यू कितनी बेटा? 2 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस y एज इट इज, dx by dt की वैल्यू है -3 सेंटीमीटर पर मिनट. dA by dt when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. जब मैंने पुट किया तो 2 into 10 20 minus 3 into 6 18 अपने पास आ गया 2, पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, तो इंक्रीज लिखने की जरूरत नहीं, सीधे इंक्रीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गलत नहीं है. देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक है ना, यहां भी ये भी लिख सकते हैं इंक्रीज रेट ऑफ एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. लेकिन मैं क्या करता हूं, डिक्रीज के लिए नेगेटिव होगा तो डिक्रीज यूज कर लूंगा,
और पॉजिटिव रहेगा तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, चलो अब बताओ, स्क्रीनशॉट लो और पूछो कोई दिक्कत हो तो, फिर ये सारा हटाऊंगा। चले बच्चे, हो गया या कोई दिक्कत किसी को? आओ फटाफट कोई किसी क्वेश्चन पर, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो, दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रही है तो पूछो उसे। दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, पूछा करो, इससे दोनों की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, टीचर और स्टूडेंट। टीचर समझाना सीखता है, स्टूडेंट समझना सीखता है। सर इन क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया भी, हाँ बेटा, लेकिन जो प्लेन फिगर्स होती हैं उसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, उसमें सिर्फ एरिया होता है। जितनी भी सॉलिड फिगर्स हैं, सॉलिड फिगर का मतलब 3D, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इनके अंदर कर्व सरफेस एरिया टर्म आती है। ठीक है ना, करेक्ट? हाँ, तो जितने सॉलिड ज्योमेट्री है उसमें आती है कर्व सरफेस एरिया, वो करना है हमें। ठीक है, अब हटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब क्या है, कॉमर्स वाले सोच रहे होंगे कि भाई हमारे तो मतलब का कुछ नहीं है, साइंस ही साइंस चल रहा है, साइंस से ही रिलेटेड है ये, या तो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन इन कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, और जब डीयू में बीकॉम ऑनर्स करोगे तो होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे बड़ा रोल होता है। आप किताब उठाएंगे तो कम से कम 70% सिलेबस इसी से भरा होता है। बिजनेस मैथमेटिक्स, जेके ठकराल की बुक चलती है डीयू में। सर इसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं ना? हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं बेटा, द रेट ऑफ चेंज एट द गिवन सिचुएशन। ठीक है, वो है कि अभी क्या बदलाव आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, सभी कॉमर्स वालों ने ये टर्म जरूर पढ़ी होगी। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। ठीक है, हमें क्या दे रखी है? हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम given by Cx is equal to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000. ये cost function है। Find the marginal cost when 3 units are produced, whereby the marginal cost we means that the instantaneous rate of change of cost at any level of output. At any level of output. मैं क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट फंक्शन। जैसे एनसीईआरटी में तो 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन इन दोनों बातों को थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास कॉस्ट फंक्शन। अब देखिए ये कॉस्ट फंक्शन है, और अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो ये कॉस्ट प्राइस है। याद है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि जैसे एक सिंपल सा वेंडर होता है, जैसे मान लो कोई सेब की रेडी लगाता है, तो वो क्या करेगा, मान लो उसने 100 रुपए की एक पेटी खरीदी, ठीक है, उसके बाद
₹20 उसने उस पर ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिए, उसको मिल गए ₹120 उसकी टोटल कॉस्ट पड़ी। वो इस तरह की कुछ कैलकुलेशन करता है, ठीक है। नहीं नहीं, साइंस वाले क्यों छोड़ सकते हैं, साइंस वालों को कुछ कॉस्ट वॉस्ट से मतलब नहीं है, वो कॉस्ट नहीं जानते। कॉस्ट तो सबसे बड़ा जरूरी है। आजकल साइंस में तरक्की कौन कर रहा है, जिसका कॉमर्स भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, सबसे पहले वो इंजीनियर होता है, उसके बाद वो एमबीए करता है। एमबीए में सब कुछ फिर से पढ़ाया जाता है, तो वो कंपनी की कॉस्ट भी संभालता है और कंपनी का टेक्निकल हैंड भी वही करता है। सब कंपनी उसको लेगी, आपको क्यों लेगी, कहेगा इसको तो सिर्फ वही आता है, चाहे टेक्निकल ही आता है, एक कहता है इसको सिर्फ कॉमर्शियल ही आता है। अब इंजीनियर, आईआईटीएन इंजीनियर्स की आप लिस्ट निकाल के देख लो, सारे एमबीए होते हैं। बिना एमबीए के आजकल वैल्यू ही नहीं है कुछ भी, तो वो सब कुछ पढ़ते हैं और हर जगह टॉप कोर्सेज करते हैं। आईआईटीज करेंगे, फिर आईआईएम करेंगे, दोनों ही सबसे बड़े कोर्सेज हैं, और कॉमर्स वालों की नौकरी खा लेते हैं, समझ गए। तो साइंस वाले तो बहुत लेकिन ऐसा नहीं है, कॉमर्स वाले क्या करते हैं, फिर कॉमर्स में ही बहुत पढ़ाई करते हैं, सीए हुए बन जाते हैं, उनकी हालत टाइट कर देते हैं कि आप मेरे को ये चीजें पता है, तब वो उनके सामने उसको थोड़ा बहुत पूछना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ना सब कुछ पड़ता है, ठीक है। तो ₹120। तो अब उसने क्या किया कि मान लो उसने 10 kg एप्पल्स खरीदे, तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट पड़ी, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ, बस पिक्चरें दिखा ले तुझे तरनदीप, पिक्चरें देख ले बस, पढ़ाई नहीं करेगा। तो 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, ₹12 पर केजी, ₹12 1 किलो सेब की कीमत पड़ी, ठीक है ना। उसके हिसाब से उसने एवरेज सिंपल निकाल ली। ये तो एक सिंपल सी कॉस्ट की बात है जो आम लोग यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कॉस्ट फंक्शन की। कॉस्ट फंक्शन क्या है कि कॉस्ट फंक्शन होता है CX इज इक्वल टू VX प्लस F, VX प्लस F। ये आपकी है वेरिएबल कॉस्ट और ये है फिक्स्ड कॉस्ट। VX को आप कहते हो वेरिएबल कॉस्ट और F को आप कहते हो फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट है। अब जो एक आम रेडी वाला होता है, वो बेचारा ये ₹12 कैलकुलेट कर लेता है, 12 के ₹20 में वो बेच सकता है। ₹20 में बेच लिया तो पर केजी ₹8 का फायदा हुआ, वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन एक चीज वो भूल जाता है कि सपोज उसने ₹2500 की रेडी ली है, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो इसको नहीं कैलकुलेट करता है ना। कहेगा इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ₹2500 की रेडी बना ली, शुरू कर दिया जी सेब का बिजनेस, बेच रहा है, कर रहा है, और मान लो 5 साल के बाद ये रेडी हो जाती है खराब, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 0। यानी ये जो ₹2500 उसने लगाए थे ये वो निकाल ही नहीं पाया, सही है। और जो चालाक हैं या जो ऐसे कॉस्ट फंक्शन में काम करते हैं, वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं कि जैसे मैं पर केजी में अपना, जैसे मुझे पता है इसकी लाइफ 5 साल है, तो पर केजी में मैं ₹20 अपने, या मान लो ₹5 जोड़ देता हूं कि भाई ₹5 और जोड़ देता हूं इसमें, तो जैसे ₹5 पर केजी जुड़ता जाएगा एक्स्ट्रा, तो क्या करेगा, इस कॉस्ट को भी 5 साल में या 5 साल से पहले कवर कर लेगा। यानी वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी इस कॉस्ट में कवर कर रहा है, तो वो सेब को 20 में नहीं ₹25 पर केजी में बेचेगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि उसने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी मेंटेन कर ली। तो ये इसलिए आप पढ़ते हो कॉस्ट फंक्शन। तो जो चालाक होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो जितनी भी कॉस्ट है सबको जोड़ा जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। आगे पढ़ोगे जो कॉमर्स वाले हैं या एमबीए जो करेंगे, तो ये मैं इसमें समझाना चाहता था कॉस्ट फंक्शन क्या है। VX वेरिएबल कॉस्ट, F क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट। अगर एक बात पे ध्यान दो, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक पेन बनाने की फैक्ट्री है और पेन की जो कॉस्ट पड़ रही है ₹10, और जिस फैक्ट्री में हम पेन बना रहे हैं वो फैक्ट्री हमने ₹10,000 किराए पर ली है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक महीने में सिर्फ मैंने एक ही पेन बनाया, एक महीने में मैंने सिर्फ एक पेन बनाया, तो मेरे पेन की कॉस्ट अगर वैसे जोड़ो तो ₹10,
10 रुपए का पेन 20 रुपए में बेच लिया, भैया डबल बेच रहा हूँ। 10 रुपए का पेन 30 रुपए में बेच लिया, डबल बेच रहा हूँ। लेकिन मैंने इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया मेरे पेन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो मेरे पेन की कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपए वेरिएबल, यानी जितने पेन बढ़ाते जाओगे, 2 होंगे तो 20 हो जाएंगे, 3 होंगे तो 30 हो जाएंगे, और 10,000 रुपए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये बन गया 10,000 10 रुपए का पेन। अब आप इसे बेच के दिखा दो। 10,000 10 रुपए का पेन है ना। 10 रुपए कॉस्ट और 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम मैनेज ना करें तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया, उसी एक महीने में हमने बना दिए 10,000 पेन। एक महीने में कितने बना दिए? 10,000 पेन। तो 10,000 इंटू 10 कितने हो गए? 1,00,000 रुपए तो अपनी पड़ गई वेरिएबल कॉस्ट, और 10,000 रुपए इसकी फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान देना, और 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट कर दिया तो कितना आ गया? 1,10,000। अब 1,10,000 को आप 10,000 से कर दो डिवाइड, एक पेन पड़ गया 11 रुपए का। अब आप इसे चाहे 12 में बेचो, 13 में बेचो, आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है उतना। ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी अपनाई है चाइना ने। चाइना क्या करता है, जो बनाता है बल्क में बनाता है, तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा मेंटेन रहती है, इसलिए उसके साथ कभी कोई मुकाबला नहीं कर पाता। ठीक है। वो क्या करेगा, एक ही चीज का कई देशों से ऑर्डर ले लेगा, बन जाएगा, बस उस पर स्टैंपिंग करनी होगी कि अभी आपका है, अभी आपका है, अभी आपका है। समझ गए? तो ये वाला काम होता है फिक्स्ड कॉस्ट को मैनेज करने का। समझ आ रही होगी मेरी बात? बाकी घर पे ध्यान से सोचना, सोते हुए अपने आप क्लियर होंगी बातें। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाता है एसी। एसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? पूरी की पूरी कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से आप डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। भाई एवरेज कॉस्ट जैसे यहां निकाली कि टोटल तो अपने पास 10,000, 1,10,000 पड़ा, टोटल क्वांटिटी थी 10,000, डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कॉस्ट कितने रुपए आ गई? 11 रुपए एवरेज कॉस्ट आ गई। तो एवरेज कॉस्ट इस तरह से निकालते हैं। इसी तरीके से एक सिंबल होता है एवीसी, जिसको आप कहते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो VX डिवाइडेड बाई X, ये सिंबल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अब आ रहा हूं बच्चों मार्जिनल कॉस्ट पर। जो ये मार्जिनल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम कहते हैं MC, और MC होता है DC बाई DX, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ आउटपुट। कि भाई लेवल ऑफ आउटपुट पर कितना चेंज है। देखो पहले लेवल ऑफ आउटपुट हमने रखा था 1, फिर हमने लेवल ऑफ आउटपुट कर दिया 10,000। देखिए चेंज कितना आ गया। 10,000 से अगर एक एक्स्ट्रा बनाने चलोगे तो एवरेज कॉस्ट आपकी 11 रुपए पड़ रही है। एक और बढ़ा दो तो एवरेज कॉस्ट आपको दिख जाएगी। और ऐसे भी लेवल होते हैं। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर आप एक से एक एडिशनल यूनिट बनाओगे, अब ये 10,000 हो गया, 10,000 से 10,001 यूनिट जब बनाओगे तो उसकी ये एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी 11 रुपए। सबने पढ़ा होगा ये इकोनॉमिक्स वालों ने, ठीक है ना। तो ये एडिशनल कॉस्ट होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ आउटपुट। थोड़े ये कॉस्ट के फंक्शन आपको समझ लेने कि क्या पता पेपर में चेंज आ जाए। बाकी वैसे इतना ज्यादा पीछे कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जाते हैं, बट मैंने इसको करा दिया, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि CX हमें दे रखा है CX हमें दे रखा है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5,000। कह रहा फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब जब समझ जाओ जहां पर वर्ड ये मार्जिनल आ जाए ना तो समझ जाओ डेरिवेटिव करना, ठीक है ना। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें
तो मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, यानी एमसी चाहिए। एमसी होता है डीसी बाई डीएक्स। दिस इंप्लाइज एमसी इज इक्वल टू डिफरेंशिएट दिस कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आ गया? 0.05 इंटू 3x स्क्वायर, 0.02 इंटू 2x, 30x का डेरिवेटिव 30 और 5000 का 0। दिस इंप्लाइज एमसी इज इक्वल टू 0.015x स्क्वायर, 0.04x प्लस 30। दिस इंप्लाइज मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू कितना बोला? 3 यूनिट, सॉरी, x इज इक्वल टू 3। तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई 0.015 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 15 9 जा 135 माइनस 12 प्लस 30। इसको सब्ट्रैक्ट किया बेटे 0.015 प्लस 30, तो आंसर आ गया ₹30.015। अगर 3 यूनिट से अगर एक एडिशनल यूनिट आप लगाओगे तो ये आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी एक यूनिट बनाने के लिए 30.015। 30.015 ये इसकी एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए। और वैसे कितनी कॉस्ट लगेगी? यहाँ 4 पुट कर दो तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एडिशनल कॉस्ट 30.015। ये बता रहा है 4 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, और 4 यूनिट मतलब 3 से 4 होने में एडिशनली आपको कितना मिला है? 0.015। ठीक है ना? बताओ। ये डेल्टा सी है बेटा, डेल्टा सी, चेंज इन कॉस्ट। अच्छा केशव बेटा, मैं वीडियो अभी आपको भेज दूंगा, ठीक है, अपलोड कर रहा हूँ और बच्चों के लिए वीडियो। आज मुझे लग रहा है सबका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है ना? तो एक बार वहां समझ लेना, नहीं आएगा तब मेरे को बताना। और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना? बाकी मैं एक बार फिर ऐसे ही कंप्लीट कर देता हूँ, सभी को समझ में आ जाएगा। जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिर भी वीडियो में भेज दूंगा, देख लेना। कॉस्ट फंक्शन है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि जो लेवल ऑफ आउटपुट पे बदले। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी वेरिएबल कॉस्ट है। देखो, अगर आप एक्स को बदलोगे तो ये जरूर बदलेगा, लेकिन 5000 नहीं बदलेगा, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। ये होता है कॉस्ट फंक्शन का तरीका, ठीक है ना? अब कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जो मैंने लिख दी हैं, बुक में नहीं है, बस वैसे कर दिए कि क्या पता बोर्ड में पूछ ले, या आगे जब पढ़ोगे तब ये सब काम आता है। एवरेज कॉस्ट, सिंपल सी एवरेज कॉस्ट वाला मैंने एग्जांपल लिया था एप्पल का। तो एप्पल्स में क्या था, 120 रुपीज का पूरा बना था 10 किलो। तो ये एवरेज कॉस्ट क्या पड़ी पर केजी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वैसे ही आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसमें एक्स है, तो ये निकल गई आपके पास एवरेज कॉस्ट। फिर आपसे पूछ लेता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज बतानी, तो बस VX लेना है, क्वांटिटी से आपको डिवाइड कर देना, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब जो भी एक्स है आउटपुट, उसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट में क्या बदलाव आएगा। तो ये कहता है जब हम एमसी निकाल लेंगे तो हमने 3 पुट किया। इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है कि अगर 3 के बाद जैसे ही आप चौथी यूनिट तैयार करोगे तो उसमें इतनी आपको एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी। 30.015 ये एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है, समझ गए? तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर 3 रख करके वैल्यू निकाल लो, फिर 4 रख करके वैल्यू निकाल लो, फिर C4 माइनस C3 करोगे तो ये आ जाएगा द चेंज इन कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी वो वैल्यू आ जाएगी जब आप 3 से 4 पर जाओगे तो, ठीक है ना? समझ गए सभी? तो ये हो गई आपके पास कॉस्ट। स्क्रीनशॉट लो इसका, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर बढ़ता हूं मैं आगे। प्रथम तुझे मैंने कहा ना मेरे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ कल टेस्ट है, कल टेस्ट की तैयारी करो। कंप्यूटर में से आता हूँ और फिर पिटाई करके फिर अपने घर चला आता हूँ, समझ गया? इसलिए सोच समझ करके पढ़ाई करता रहे।
हाँ ठीक है, ट्यूशन मैन। हटाऊं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी देखता रहा, सोच रहा हूँ एक चिट्ठी खरीद लूं। चिट्ठी देखा ना, रजनीकांत वाली पिक्चर, घर घर जाके पीट के आएगा, मच्छर भी पकड़ लेता है। तो तुम लोग क्या चीज हो। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आ रहा है बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज। अब सिंपल भाषा में समझ लो कि रेवेन्यू का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5. Find the marginal revenue when x is equal to 5, whereby the marginal revenue we mean that the rate of change of total revenue with respect to number of items sold at an instant. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। ये अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 6, रेवेन्यू है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू 5। मार्जिनल रेवेन्यू इज डिनोटेड बाय MR, ठीक है। MR का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ आउटपुट। और कितने पे निकालना है हमें MR, व्हेन x इज इक्वल टू 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस। तो R अपने पास आ गया, R इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया dr बाई dx, it is 6x plus 6 dr by dx when x is equal to 5। तो कितना आ गया, 6 into 5 plus 6, 30 plus 6, it is 36 रुपीज 36 आपका रेवेन्यू होगा, ठीक है, एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया रेट मेजर का। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तुम लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। 36 सर, वो 36 इंटू ये 6 हुआ ना बेटा, तो 5 रख दिया, 30 प्लस 6, 36 हो गया। सर क्वेश्चन में 3x स्क्वायर अच्छा 3x प्लस 6x प्लस 5। अच्छा एक मिनट बेटा, शायद गलत रहे, इसमें गलत है क्या। ओके 36x है, सॉरी, 3x स्क्वायर प्लस 36x, सॉरी, यानी 66 रुपीज, ठीक है। अब आप लोग 6.1 का मुझे 10th क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। सॉल्व करो इसे ईमानदारी से सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th वाला, ठीक है। कल एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, 12 से 2 क्लास है और 6 से 7 आपका पूरे 5th चैप्टर का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट है। अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी दूंगा, मतलब उसी से रिलेटेड रहेंगे।
चेन बेटा वो तो डेरिवेटिव में कोई भी डेरिवेटिव की सिचुएशन आएगी तो चेन रूल लग सकता है, ठीक है ना। जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर अप होगा, ठीक है, कि भाई जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में सबको? चलो सर मैं समझाता हूँ, हो गया हो सर। गया, वेरी गुड, ये सर। गुड। और यश गुप्ता डन, गुड। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तुम लोग मैच करो जिसने सॉल्यूशन कर लिया है कि ऐसे ही सॉल्व किया है या नहीं, या कुछ चेंज है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जिसने नहीं किया वो देख लो। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर इजी है, बट आपको थोड़ा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. A ladder is 5 meter long, leaning against a wall. ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग है और एक वॉल के अगेंस्ट वो झुकी हुई है। The bottom of the ladder is pulled along the ground. The bottom of the ladder is pulled along the ground. Sir, done. Oh, good. जो लेडर का बॉटम है वो ग्राउंड पे पुल किया जा रहा है, ठीक है, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बात पे ध्यान देना, जो चेंज है, जो यहाँ पर लेंथ है बेटे वो मीटर में है, और जो चेंज रेट है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड है। चेंज रेट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट अलोंग द ग्राउंड away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. Sorry, how fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? 4 meter away from the wall. ठीक, A, B और C। इसने क्वेश्चन में ये कहा कि हम चेंज किसे कर रहे हैं, फुट ऑफ द लेडर को वॉल से दूर हम खींच रहे हैं। तो क्या होगा, लेडर जितनी दूर होती जाएगी ऊपर से नीचे आती जाएगी। तो कह रहा है जो ये इंक्लाइंड हाइट है ये किस रेट से बदल रही है, जब ये x 4 मीटर हो जाएगा उस वक्त क्या चेंज रेट होगा। अब जो रिलेटेड रेट है वो तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है डिस्टेंस, तो ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका रेट है। और हमें चाहिए dy by dt when x is equal to 4 meter, when x is equal to 4 meter, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप ये देखो ये दोनों वेरिएबल किस रिलेशन से रिलेटेड है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये पाइथागोरस से रिलेटेड है, इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी की बात करूं तो ये आ गया आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC की जगह आ गया 5 यानी 25, AB की जगह आ गया y स्क्वायर और BC की जगह आ गया x, इट इज x स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, क्योंकि मुझे जैसे सीधे ही dy by dt चाहिए और x की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पूरे y को कन्वर्ट कर लूंगा। ये आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट। मैं ऐसे करूंगा, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आप कर सकते हो कि जब x 4 है तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ बेटा, मैंने भी ऐसे ही करा, ऐसे रूट निकाल के। हाँ ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। ये अब इसे डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dt और इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 25 माइनस एक्स स्क्वायर का 25 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का dx बाई dt। 2 and 2 कैंसिल आउट। अब बन गया बेटे dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx बाई dt। सही है। अब एक बात पे ध्यान देना है आपको
अगर ये वाली सारी क्वांटिटी, ये जो जितनी भी रिलेटेड क्वांटिटी है, इनकी एक ही यूनिट है, जैसे ये 4 मीटर लिखा हुआ है और जो ये भी क्वांटिटीज हैं वो भी किसमें है, मीटर में है, तो आपको यहाँ पर इस रेट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। सही है, मतलब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ये पर सेंटीमीटर ये बदल रहा है तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी यूनिट सेंटीमीटर में होगी तो आपको इस 5 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तब रेट सेंटीमीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं। ये पहले मेरी बात ध्यान से समझ लो। अगर ये 5y(x) की जो यूनिट है वो एक ही है, मीटर मीटर मीटर, तो x अपना मीटर में था, अगर यही लिख देता बेटा 4 सेंटीमीटर, व्हेन x इज 4 सेंटीमीटर, तब आपको इस 5 मीटर को बदलना पड़ता। ठीक है, पूरा सॉल्व करते सेंटीमीटर में, नाउ द रेट इज सेम सेंटीमीटर पर सेकंड। करेक्ट है, अब बदलना नहीं है आपको। लेकिन अगर एक ही यूनिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप रिलेटेड रेट वही रखोगे जो गिवन यूनिट है। ठीक है, तो अब आ गया ये dy by dt when x is equal to 4 मीटर, पुट किया हमने, -4 25 - 16 9 इट इज 3 और dx by dt हो गया 2, तो आंसर आ गया -8/3। तो चेंज रेट कितना हो गया, डिक्रीजेस, अब प्रैक्टिकली देखो डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब मैं इसमें आप लोगों के डाउट्स पूछना चाहता हूं, जो मैंने बातें बताई वो सब क्लियर हो गई कि नहीं, कोई डाउट है तो बताइए। ये पूरी एक्सरसाइज कल का होमवर्क है, ठीक है, और पहले हम कल पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले मैं सोच रहा हूँ ज्योमेट्रिकल खत्म कर दूं, एक रेट मेजर हो जाएगा, एक टेंजेंट नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपका अप्रोक्सीमेशन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर मैक्सिमम। ठीक है, मंजू दोबारा समझो। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये बात बताई, मेरे ख्याल से ये सारी बातें तो आपको आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बस यहाँ प्रॉब्लम होगी। मैंने ये कहा कि अगर ये रिलेटेड क्वांटिटी जैसे x, y और 5 यहाँ एक रिलेशन से रिलेटेड है, अगर इसमें से किसी भी यूनिट को डिफरेंट कर देता, जैसे ये 5 मीटर है बट यहाँ लिख देता 4 सेंटीमीटर, व्हेन x इज 4 सेंटीमीटर, तब आपको ये सारी यूनिट बदलनी है, 5 मीटर को आपको चेंज करना होगा। यानी जो ये डायमेंशन है ट्राइंगल की, ये एक ही यूनिट में होनी चाहिए। समझ गए, ये नहीं कि अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख दो और ये मीटर में रहे तो यही चेंज आएगा, नहीं, तब आपको इसे बदलना पड़ेगा। नहीं, अगर ये जितनी भी मेजर क्वांटिटीज है इनकी यूनिट सेम है तो रिलेटेड रेट को आपको उसी यूनिट में रखना है, और जो आपको आंसर मिलेगा वो उसी यूनिट में रखना है जिस यूनिट में एक्स बदल रहा है, यानी रिलेटेड वेरिएबल जिस यूनिट में बदल रहा है। ठीक है ना, समझ गए, इसे दिमाग में रख लो, और कहीं सिचुएशन आएगी तब भी हम डिस्कस करेंगे इस बात। ठीक है ना, करेक्ट, चलो एंड करूं क्लास, या किसी को पूछना है कुछ? छुट्टी करो सर। हाँ, बाय बाय, टेस्ट तैयार। नमस्ते। नमस्ते बेटा।